वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम संवाद लेखन मतलब कि डायलॉग राइटिंग के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में पूछा जाएगा और इस के लिए आपको प्रश्न आएगा संवाद किस तरह से लिखना है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। ये टॉपिक मुझे याद है कि मैंने 7 क्लास में भी करवाया था, 8 क्लास में भी आप कर चुके हो। दिस इज नॉट न्यू टॉपिक फॉर यू, बट इवन देन हम एक बार फिर से इस पर बात करते हैं ताकि हमें याद आ जाए। अगर हम कोई पॉइंट इसको लिखते समय भूल चुके हैं तो उसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। संवाद लेखन क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस समाज में रहते हुए, इस सोसाइटी में रहते हुए आपस में व्यवहार करने के लिए अधिकतर हम बातचीत करते हैं। एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं, उसका सहारा लेते हैं। और ये बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकती है, तीन के व्यक्तियों के बीच में भी हो सकती है, चार के भी हो सकती है, पांच के भी हो सकती है। आप ग्रुप डिस्कशन भी करते हो ना, एक ग्रुप में भी बातचीत करते हो बैठ के, कुछ मित्र बैठकर बातचीत करते हैं। तो ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हो सकती है और अकेले भी हो सकती है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे। बातचीत को हम संवाद कहते हैं। ये संवाद या बातचीत आमने सामने भी हो सकता है और टेलीफोन के माध्यम से भी हो सकता है। हम टेलीफोन पर भी अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से बातचीत करते हैं, तो ये फोन के माध्यम से भी हो सकता है। दो, तीन या अधिक व्यक्तियों की परस्पर बातचीत को ज्यों का त्यों लिखना ही, जैसे वो है वैसे ही लिखना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद व्यक्तियों के नाम लिखकर उनके द्वारा बोली गई बात को ज्यों के त्यों रूप में ही लिख दिया जाता है। और साथ ही साथ मतलब ये संवाद लिखना एक कला है, एक ढंग है और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अपने संवाद लेखन को आकर्षक बना सकते हैं। जैसे कि सिनेमा में आपने देखा होगा, पिक्चर्स आप देखते ही हो, सब बच्चे पिक्चर्स देखते हैं, प्लेस देखते हो, नाटक देखते हो, प्रतिदिन आप टीवी पर आने वाले नाटकों को देखते हो या मोनो एक्टिंग देखते हो। इन सब में संवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर संवाद ना हो तो शायद इन्हें प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, इन्हें आकर्षक नहीं बनाया जा सकता। इसलिए सिनेमा में, प्लेज में, मोनो एक्टिंग में, सिनेमा जिसे चलचित्र कहते हो, प्ले नाटक को कहते हो, और मोनो एक्टिंग एकल अभिनय को कहते हो। आपने स्कूल में भी स्टेज शो पर बहुत सारी मोनो एक्टिंग्स देखी होंगी। तो ये किसी भी प्रसंग के बारे में हो सकता है, किसी घटना के बारे में हो सकता है, किसी कहानी के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट 10th क्लास में आप कहानी लेखन करोगे तो उसमें भी संवाद लेखन का काफी महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। तो इसलिए हमें ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम संवाद को किस तरह अच्छी प्रकार से लिखें, हम किस तरह अपने संवाद लेखन को प्रभावशाली बनाएं। अब देखो, सबसे पहले आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है संवाद लिखते समय। मतलब संवाद में प्रभावशाली, सरस और रोचक भाषा होनी चाहिए। हमारी जो भाषा है वो बहुत ही अधिक रोचक होनी चाहिए। जो भी हम विचार कह रहे हैं या बोल रहे हैं वो तर्क संगत होने चाहिए, वो तर्क सम्मत होने चाहिए, कोई तर्क होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊट पटांग फालतू में ही हम बात करते जा रहे हैं या ऊट पटांग बोल रहे हैं। क्योंकि अच्छा संवाद लेखन वही माना जाता है जिसमें जो भी आप बात कर रहे हो, जो भी कह रहे हो, वो उसमें कोई वजन होना चाहिए, उसमें कोई तर्क होना चाहिए। देश, काल और व्यक्ति के अनुरूप संवाद की शब्दावली और भाषा हमें चूज करनी चाहिए, हमें उसका चयन करना चाहिए। संवाद में स्वाभाविक प्रवाह भी बना रहना चाहिए। मतलब प्रवाह किस तरह से कि एक के बाद दूसरी बात जुड़ रही है, ये प्रवाह इसे कहते हैं कि एक के बाद दूसरी बात उसके साथ जुड़ रही है।
ये नहीं कि एक डायलॉग आप कुछ और लिख रहे हो और दूसरा डायलॉग किसी और बारे में बात कर रहे हो। दोनों इंटरलिंक होनी चाहिए। एक संवाद के बाद दूसरा संवाद जो कह रहे हो वो इंटरलिंक होना चाहिए, मतलब बातचीत का विषय एक ही होना चाहिए। संवादों में जगह जगह पर विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हो, जहां जहां रिक्वायर्ड है, जहां आपको लगता है कि यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए। और संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं लिखने हैं आपने। मतलब जो भी बात कहनी है, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट दे दी जाएगी कि इतने शब्दों में आप संवाद लिखिए, तो अगर आप उस वर्ड लिमिट से एक्सीड कर जाते हो, आगे चले जाते हो, तो वह प्रभावशाली नहीं रहेगा। वाइल चेकिंग मैंने पिछली कक्षाओं में देखा है कि कुछ बच्चे संवाद लेखन के टॉपिक को 2 या 3 पेजेस तक खींच जाते हैं, 2 या 3 पेजेस उस पर लिख जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है और जितने वर्ड्स में वो पूछा जाए आपने उसी के अनुसार उत्तर देने हैं, तो इसलिए संक्षिप्त रूप में ही उसको लिखना है। हाँ, अगर आप मान लो 2 व्यक्तियों के बीच में संवाद लिख रहे हो, तो हर व्यक्ति का मतलब आप 4 या 5 डायलॉग डिसाइड कर सकते हो। 4 या 5 डायलॉग एक व्यक्ति के, 4 या 5 डायलॉग दूसरे व्यक्ति के बारे में आप लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा या एक व्यक्ति की बात को आप बहुत लंबा खींच रहे हो, 10-10 डायलॉग्स लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ऐसे संवाद स्वाभाविक और सहज होते हैं, आसानी से समझ आ जाते हैं और स्वाभाविक होते हैं, मतलब लगता है कि 2 लोग स्वाभाविक तौर पर ही बात कर रहे हैं और उसको आसानी से हम समझ भी लेते हैं। छोटे संवाद आम लोगों को आसानी से समझ में आते हैं, मतलब कि जो आम लोग हैं वो आम बोलचाल की भाषा को ही समझते हैं और आम लोग उन छोटे छोटे संवादों को आसानी से समझ भी जाते हैं। संवादों में भावों के अनुरूप मतलब बारे में बात हो रही है, भाव भी उसके अनुरूप होना चाहिए। अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अनुरूप ही अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उनमें पैनापन होना चाहिए। पैनापन मतलब तीखापन, कि अगर एक बच्चा बात कर रहा है और दूसरा किसी विषय पर बात कर रहा है या कोई अध्यापक बात कर रहा है, तो दूसरा आगे से जवाब नहीं दे रहा है, वह बिल्कुल चुप है, दोनों में आपस में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। मतलब उनमें तीखापन, तेजी होनी चाहिए, मतलब वो आगे बढ़ने चाहिए। ये नहीं कि एक डायलॉग बोलकर या लिख कर वहीं पर आप रुक गए और उसके बाद दूसरा नहीं लिख रहे हो, तो उसमें मतलब एक तेजी होनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, पैनापन होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, सहज होने चाहिए, आसानी से समझ आने चाहिए। स्पष्ट इस तरह से कह सकते हो कि जो भी बात हम किसी से करते हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने अपनी बात को बहुत जल्दी जल्दी कह दिया और दूसरे को समझ में नहीं आई। और जो भी बात करें उसमें आप देखो कि वो दूसरे को समझ भी आ रही है, आपने स्पष्ट बात की है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है कि एक व्यक्ति कोई और बात कह रहा है, दूसरा उसे मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, और फिर ऐसा तो बहुत बार होता है। और कई बच्चे भी कहते हैं कि मैम मुझे गलती लगी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो एक बार जो भी बात आप कर रहे हो वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, आसानी से समझ आने वाली होनी चाहिए। संवादों में कही जाने वाली बात निश्चित रूप से स्पष्ट हो जानी चाहिए। जिस विषय पर भी हम बात कर रहे हैं, जितने भी आप उसके अनुरूप डायलॉग्स लिख रहे हो, उसके अनुसार वो बात जो है वो पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया है और बात जो विषय था वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस तरह आपने नहीं करना है, इस चीज को आपने अवॉइड करना है। मतलब जिस भी विषय पर बात हो उस विषय को के बारे में बातचीत वहीं पर कंप्लीटली आपने लिखनी है, उसको पूरा विषय को पूरा करना है ताकि उसका कोई रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई दे। अब आगे जो है वो नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं कि किस तरह से आप संवाद लिख सकते हो। जैसा कि यहाँ पर सब्जी वाले और ग्राहक का वार्तालाप, संवाद को वार्तालाप बातचीत भी कहते हैं। सब्जी वाले से अक्सर आपकी माँ या पिताजी
रोज ही सब्जी खरीदते हैं, तकरीबन हर घर में सब्जी आती है या फल आते हैं, और सब्जी वाले और ग्राहक, ग्राहक कौन है जो उससे खरीद रहा है, उसके बीच में वार्तालाप आप किस तरह से लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिया है और क्या बातचीत करोगे आप अपने माइंड में। अब आपको टॉपिक दे दिया, आप अपने माइंड में सोचो कि किस तरह से आप इस वार्तालाप को लिख सकते हो। ठीक है, देखो फर्स्टली ग्राहक कह रहा है कि ये मटर कैसे दिए भाई। सब्जी वाला आगे से उत्तर देता है कि ले लो बाबूजी, बहुत अच्छे मटर हैं, एकदम ताज़ा। ग्राहक भाव तो बताओ, क्योंकि ग्राहक जो है वो भाव जो उसका मूल्य होगा उसके अनुरूप ही चीज़ खरीदने वाला है। तो सब्जी वाला बेचे तो 15 रुपए किलो है, पर आपसे 12 रुपए ही ले लेंगे। मतलब इस तरह हर एक सब्जी वाले करते हैं कि हाँ बाबूजी ले लो, सुबह तो मैंने 60 रुपए बेची है, अब आपको 50 रुपए में दे देता हूँ। ग्राहक बहुत महंगे हैं भाई। सब्जी वाला क्या बताएं बाबूजी, मंडी में सब्जी के भाव आसमान को छू रहे। मतलब सब्जी वाला महंगाई का रोना शुरू हो जाता है। ग्राहक फिर भी कुछ तो कम करो। सब्जी वाला आप 1 रुपया कम दे देना बाबूजी, कहिए कितने तोल दूं। फिर ग्राहक कहता है 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो आलू। सब्जी वाला टमाटर भी ले जाइए, बहुत सस्ते हैं। ग्राहक कैसे। सब्जी वाला 5 रुपए किलो दे रहा हूँ, माल लुटा दिया बाबूजी आज तो मैंने। और आजकल तो वैसे भी ये स्थिति है कि जब लॉकडाउन होने वाला होता है शाम को 4-5 बजे के करीब, तो अक्सर सब्जी वालों को ये होता है कि अगर सब्जी पड़ी रह गई तो वो खराब हो जाएगी, तो वो सस्ते दामों पर बेचकर अपनी रेहड़ी खाली करते हैं। ग्राहक अच्छा दे दो आधा किलो टमाटर भी और 2 नींबू भी डाल देना। सब्जी वाला ये लो बाबूजी, धनिया और हरी मिर्च भी रख दी है। ग्राहक कितने पैसे हुए। सब्जी वाला सिर्फ 21 रुपए। ग्राहक ले लो भाई। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा संवाद यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब किस तरह से संवाद और भी आपको आ सकते हैं, जैसे कि पिता और पुत्र के बीच में संवाद हो सकता है, माता और पुत्री के बीच में संवाद हो सकता है, दादी और पोते के बीच में संवाद हो सकता है, स्कूल पिकनिक पर जा रहे 3 मित्रों के बीच में बातचीत हो रही है, परीक्षा निकट आ गई है उस संबंध में 2 बच्चों के बीच संवाद हो सकता है, बस कंडक्टर और यात्री के बीच में संवाद हो सकता है। तो बहुत सारे विषय हैं जो जिनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो जब भी आपको कोई भी टॉपिक आए, आपने घबराना नहीं है, आपने उस टॉपिक को पहले अच्छे से समझ लेना है और फिर उसके बारे में आपने अपने अपने संवाद जो है वो सोच लेने हैं। पहले सोच लेना कि किस तरह से लिखना है और फिर उसको लिखना शुरू करना है। नेक्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज कॉम्प्रीहेंशन। आप पहले जूनियर क्लासेस से ही करते आ रहे हो, सभी भाषाओं में आपने ये टॉपिक किया है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं पढ़ा गया, मतलब अनसीन, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, आपकी बुक से नहीं रिलेटेड है, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। अपठित गद्यांश ऐसे होते हैं जिन्हें पाठ्य पुस्तकों में से नहीं लिया जाता और 10वीं और 9वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार गद्यांश को हल करने के लिए दिया जाएगा। और फिर आपने जब भी उस अनसीन पैसेज को या जो अपठित गद्यांश है उसको सॉल्व करना है, तो आपने बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड भी आ सकता है और सिंपल क्वेश्चन आंसर्स भी आपको इसमें से पूछे जा सकते हैं। 5 मार्क्स के 2 भी आ सकते हैं और आपको 1 भी दिया जा सकता है। अब जो PT1 का जो एग्ज़ाम होना है, इसमें आपको 3 या 4 मार्क्स में आएगा, क्योंकि जो टोटल मार्क्स हैं वो हमारे पास कम है। 3 या 4 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं, MCQ बेस्ड ही होगा, लेकिन MCQs में बहुत सारी चांसेस होते हैं गलती होने के लिए, तो इसलिए आपने जब उसको सॉल्व करना है तो किस तरह से किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूछे गए जो भी प्रश्न हो
उनको पहले आप सबसे पहले क्या करो कि उस जो भी गद्यांश आपको दिया है उसे अच्छे से पढ़ो, 1-2 बार अच्छे से पढ़ो। उसका मूल भाव क्या है उसे समझ लो कि उस पैराग्राफ में, उस गद्यांश में क्या बातचीत हो रही है, क्या भाव क्या है, क्या लिखा गया है, किस बारे में है, ये आप अच्छे से उसको पढ़कर ही आपको पता चलेगा। 1-2 बार पढ़ो। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा प्रश्न देखते हैं और उत्तर ढूंढने शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं, आपको उत्तर अच्छे से नहीं बनाने आएंगे। जो प्रश्न पूछे गए हों उन्हें पढ़ लो एक बार, फिर देखो कि उनके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, उनको अंडरलाइन कर लो, उनको रेखांकित कर लो। फिर जो भी आप उत्तर लिखो उसे सरल भाषा में अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि सेम टू सेम वही लाइन जो पैराग्राफ में दी गई होती है वो उठाकर लिख देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जो भी पूछा जाए आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर्स अपनी वर्डिंग में बनाने हैं। और अगर आपको विकल्प दे दिए जाएं, आपको ऑप्शंस दे दिए जाएं, तो आप विकल्पों को भी, ऑप्शंस को भी अच्छी तरह पहले पढ़ो, उनके बारे में सोच विचार करो, फिर अपना उत्तर दो, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के ज़्यादा चांसेस है। फिर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर सीधे, संक्षिप्त और सटीक देने चाहिए। ये नहीं कि प्रश्न कोई है और आप उसका उत्तर जो है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ उठाकर करते हो। बच्चे अक्सर करते हैं कि कोई बात नहीं मैम ना ठीक कर देंगे, इस पैराग्राफ में ये लाइन आ रही है मतलब मैं पूरा पैराग्राफ ही लिख देता हूँ। सटीक होने चाहिए, मतलब सही होने चाहिए। छोटे जितना प्रश्न हो उसके अनुसार ही आपको उत्तर देना है। अगर 1 नंबर का है तो उसके अनुसार, अगर 2 है तो उसके अनुसार। अनावश्यक बातों का विस्तार और जो आप अपने ही तरफ से उदाहरण कोड करने शुरू हो जाते हो वो अवॉइड करना है, उसको नहीं लेना है। यदि शीर्षक देने से संबंधित कोई हेडिंग के लिए शीर्षक चुने आपको प्रश्न आता है तो वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए और गद्यांश के मूल भाव से संबंध रखने वाला होना चाहिए। शीर्षक कभी भी 2 सेंटेंसेस में, एक पूरे सेंटेंस में नहीं होता है। शीर्षक 2 या 3 शब्दों में ही दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होते। शीर्षक जितना छोटा होगा उतना ही आकर्षक भी होगा और वो मूल भाव से भी संबंध रखने वाला होना चाहिए जो उस पैराग्राफ में दिया गया है। शीर्षक उससे रिलेट करना चाहिए, ये नहीं कि शीर्षक जो भी आप लिख रहे हो वो उससे रिलेट ही नहीं कर रहा। और बच्चे बहुत बार ये गलती करते हैं कि शीर्षक को ना जाने वो क्या समझकर 2 लाइनों में, 3 लाइनों में उसका उत्तर देते हैं उस प्रश्न का। दैट इज इनकरेक्ट। आपने शीर्षक को हमेशा छोटा लिखना है और मूल भाव से संबंध रखने वाला लिखना है। और अब हम एक कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ में आज अब प्रैक्टिस करवाऊंगी, उसके बाद एक मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, आपने उसको सॉल्व करना होगा, राइट। अब यहाँ पर है, यदि हमारे वृक्ष स्वस्थ हैं, ये पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ एक बार, तो ध्यान से सुनो। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, इसको बस सुनना ही है, आपको कुछ नहीं करना अभी। यदि हमारे वृक्ष स्वस्थ हैं तो निश्चित मानिए हम भी स्वस्थ हैं। हमें तो प्राणवायु उन्हीं से मिलती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या उन्हें देते हैं और वो बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे जीवन की हर गतिविधि के लिए ज़रूरी है। और आजकल तो ऑक्सीजन का कितना महत्व है आप सब जानते ही हो। कोरोना महामारी के कारण लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उनका दम घुट रहा है और कई मौतें भी हो रही हैं। तो वृक्ष जो है वो हमें प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। हमारे स्वास्थ्य का हर बिंदु ऑक्सीजन की उपलब्धता से अनुप्राणित है। मतलब हमारे जो प्राण हैं वो ऑक्सीजन पर ही निर्भर करते हैं। अगर 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन ना मिले किसी व्यक्ति को तो उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसका दम घुट जाता है, उसे सांस नहीं आती है और सांसों पर ही हमारा जीवन आधारित है। भले ही ये बात हमें कल्पना लोक की लगती है, लेकिन ये वैज्ञानिक प्रमाणिकता भी है। विज्ञान ने भी इसका सबूत दिया है। इसमें भी रत्ती भर भी संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। रत्ती भर की थोड़ा सा भी इसमें संदेह नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन की ज़रूरत हर व्यक्ति को है। यदि हमारे आसपास खड़े वृक्षों की रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठा ले तो निश्चित मानिए हम अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक स्वस्थ रखने की गारंटी प्राप्त कर ली है।
और वृक्षों की रक्षा में ही हमारे जीवन की सुरक्षा का राज मतलब रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ मन हजारों सोने के सिंहासनों से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ देश की रचना करने में समर्थ है। आगे है, कुसित विचारों वाले लोग, बुरे विचारों वाले लोग अपना जीवन तो चला लेते हैं लेकिन समाज और देश को नहीं चला सकते। करोड़ों परिवारों के सुनहरे भविष्य के बारे में वह चिंतन और मनन और सृजन कर सकता है, जो व्यर्थ के लालच, लोभ और षड्यंत्रों से मुक्त हो, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अनुचित दबाव ना हो। तो इस तरह से आपने ये पैराग्राफ पर बेस्ड हो सकेगा तो मैं ये पीपीटी भी भेज दूंगी आपके ग्रुप में, आज भेज दूंगी, कोई बात नहीं, टेंशन ना दो। जिनको नहीं पढ़ा गया या जो बच्चे फोन पे है, हो सकता है उन्हें क्लियर नजर ना आ रहा हो, मैं पीपीटी भी भेज दूंगी, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ आप समझ लो कि कैसे करना है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस यहाँ चूज किए हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए और हमारा स्वास्थ्य किन पर निर्भर है, हमें किसकी रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठाना है, लोगों और ऑप्शंस दिए हैं, लोगों की, समाज की, वृक्षों की, उपयुक्त सभी। हजारों सोने के सिंहासनों से अधिक मूल्यवान क्या है, हाँ, वृक्ष हमारी प्राण वायु को कैसे सुरक्षित करते हैं। चलो मैं यही पीपीटी भेज दूंगी, आप इसी पैराग्राफ को आज सॉल्व करना अपनी नोटबुक पर। I hope it is clear to everyone how to do it, right?